उस टाइम बहुत टफ टाइम रहा जब मैंने जॉब छोड़ी, एंजाइटी होने लगी, रात को सोने के लिए दवाई लेनी पड़ी। बट हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, हम क्लाइंट से फीडबैक कैंडिडेट का लेते ही लेते। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर हम कंपनीज को पूछें, वो कहते हैं हमें जॉब्स के लिए कैंडिडेट नहीं मिलते, और कैंडिडेट से बात करें वो कहते हैं जी हमें जॉब्स नहीं मिलती। आज का जो बच्चा है या कैंडिडेट है वो जॉब लेना ही नहीं चाहता। एआई आपके काम को जल्दी करने के लिए आपकी हेल्प कर रहा है, ना कि आपकी जॉब ले रहा है। जेनजी को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। एज अ जेनजी आपको ये भी तो देखना चाहिए कि उस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। आज की डेट में जो हम सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो ये है, जो कैंडिडेट है वो जॉब डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। आलस है बच्चों के अंदर, वो जॉब लेना ही नहीं चाहते। मोबाइलों ने उनको अपना इतना गुलाम बना लिया है कि उनको लगता ही नहीं है कि हम अनएम्प्लॉयड हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल। मैं हूं करुण कश्मीरी, बाय प्रोफेशन अ फाइनेंशियल प्लानर एंड बाय पैशन अ कंटेंट प्रेन्योर। दोस्तों, हमारी इस कंटेंट प्रेन्योर की जर्नी में हमारे पास बहुत तरह के गेस्ट आए। हर किसी का संघर्ष, हर किसी की स्टोरी अपनी अलग तरह की रही, लेकिन जिनको आज हम ढूंढ के लाए हैं उनकी संघर्ष की कहानी वहां से शुरू होती है जहां पे उनकी अपनी सक्सेस की स्टोरी खत्म हो जाती है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जब भी आपके ऊपर एक कठिन समय आता है, वो आपके लिए एक नया रास्ता, एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है। जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनके साथ भी बिल्कुल हुबहू ऐसा हुआ। जब उनके लिए सारे रास्ते बंद हो गए तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता खोला, फिर उस रास्ते के थ्रू उन्होंने कितने लोगों की स्टोरीज लिख दी। ये एक अपने आप में एक बाकमाल कहानी है। तो आइए आपको मिलवाते हैं एक जुझारू एंटरप्रेन्योर मिस्टर सुमित खुराना से, जिन्होंने कोविड में अपनी नौकरी तो गंवाई, लेकिन आज उन्होंने पता नहीं लाखों लोगों को नौकरियां लगवा दी। सुमित जी, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू करण जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सुमित जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप अंबाला से है। पहले तो ये बताइए, अंबाला से हमारे खूबसूरत शहर चंडीगढ़ में आपका आना कैसे हुआ? अंबाला में मैंने अपनी सारी स्टडी की है, फिर मैंने बीटेक करने के लिए मैं शहर से बाहर निकला, फिर मैंने एमटेक की और वहीं पे फिर मैंने एज अ लेक्चरर की जॉब शुरू की। बट उसके बाद धीरे धीरे मैं वहीं कॉलेज में ही प्रमोट होता गया, तो फिर मैं फाइनली प्लेसमेंट ऑफिसर बन गया। तो जब मैं प्लेसमेंट ऑफिसर बना तो फिर मुझे ट्राई सिटी में घूमने का मौका मिला, कंपनी ऑनर से मिलने का मौका मिला, क्योंकि मेरा काम यही था कंपनीज को कॉलेज तक लेके जाना और बच्चों की वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनकी प्लेसमेंट करवाना। तो धीरे धीरे जब मैं ये कंपनीज को मिल रहा था तो मुझे लग रहा था कि अंबाला में जॉब्स बहुत कम है। तो मैंने अपने लिए भी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने की कोशिश की। बट क्या हुआ कि अंबाला से बाहर निकलना मेरे लिए बड़ा टफ था, क्योंकि मेरे मदर अकेले थे, मेरे ब्रदर स्टडी कर रहा था। तो मैं उन चीज़ों की वजह से, घर की मजबूरियों की वजह से अंबाला से बाहर कभी निकल ही नहीं पाया। अच्छा सर, आपने अभी कहा कि आपने बीटेक और एमटेक किया। नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो बड़े खुराफाती होते हैं। वो जिंदगी भी पूरी एंजॉय करते हैं। हाँ। और वो पढ़ते भी पूरा जोर लगन से है, और दुनिया में जो काम कोई नहीं हो सकता वो इंजीनियर कर सकता है। तो सर, आपकी स्कूल और कॉलेज लाइफ कैसी रही? क्योंकि हमने सुना है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत तरह की चीजें होती हैं, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे। स्कूल और कॉलेज की लाइफ बहुत टफ रही। मेरे फादर 4th क्लास में मैं था जब एक्सपायर हो गए, और मेरा छोटा ब्रदर जो था वो 1st में था। तो बड़ी स्ट्रगल रही, मतलब पैसों को लेकर, फैसिलिटीज को लेकर। तो मैं बड़े एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ा हूँ, बट यस स्टडी में मैं बहुत अच्छा था। तो जब मैंने 12th कर ली तो मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि आप ग्रेजुएशन कर लो, बट मेरी बहुत जिद थी। दूसरों को, मेरे फ्रेंड सारे इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो फाइनली बड़ी मुश्किल से मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मनाया, तब जाके मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला। जब मैं इंजीनियरिंग करके जैसे ही मैंने जॉब शुरू की, तो इनिशियली मैं लेक्चरर की पोस्ट पे था। तो मैंने देखा कि सैलरी उनकी ज़्यादा है जिन्होंने एमटेक किया हुआ है। तो धीरे धीरे जॉब के साथ जो थोड़े बहुत पैसे बचाए, उससे फिर मैंने एमटेक कर ली। लेकिन सर, आपने हमारे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि कॉलेज में जो अपना इंजीनियरिंग, खासकर जो कैंपसेस होते हैं, उनके जो हॉस्टल होते हैं, उसमें सर बहुत सारी कहानियां बनती हैं। तो सर, कोई ऐसी कहानी, कोई रोचक कहानी हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली कॉलेज जो था मेरे घर से बहुत नज़दीक था, मतलब 1-1.5 घंटे के रास्ते पे था। तो मैं हॉस्टल में मुझे रहने का मौका नहीं मिला। बट यस, जब जैसे ही मैं कॉलेज की गया 1st 2nd ईयर में, मतलब मैंने बहुत
अच्छे से पढ़ाई की, पर फिर भी मेरी सप्ली आ गई। अच्छा। फिर भी मैंने फिर मैंने सोचा जब मेरी इतना पढ़ने के बाद भी सप्ली आ रही है तो क्यों ना लाइफ को एंजॉय किया जाए। फिर मैंने दोस्तों के साथ घूमना फिरना शुरू किया, हर इवेंट में अच्छे से पार्टिसिपेट किया। तो क्या हुआ, जब तक मैं कॉलेज से निकला तब तक सबको मेरा फेस रिकॉग्नाइज हो गया कि ये सुमित है। आपकी कहानी और मेरी कहानी लगभग मिलती जुलती है। हमने भी एमबीए किया तो अपने शहर में किया, तो हमें वो जो हॉस्टल वाली लाइफ होती है ना, जो हॉस्टल के जो मजे होते हैं वो नहीं करने को मिले। लेकिन मैं एक चीज़ करा करता था, मैं क्या करता था, जो मेरे साथ के दोस्त जो हॉस्टल या अपने उसमें रहते थे, पीजीज में रहते थे, मैं कई बार 1-2 दिन के लिए उनके पास चला जाता तो उनकी लाइफ वैसे एंजॉय करता था। तो आपने ऐसा मौका नहीं किया कभी? बहुत बहुत बार। मेरे काफी फ्रेंड्स जो थे वो कॉलेज में दिल्ली से थे, तो वो उन्होंने सबने हॉस्टल ले रखे थे। तो हम क्या करते थे, जैसे घर पे कोई असाइनमेंट का बहाना बना दिया कि आज प्रैक्टिकल वर्क है, ये है वो है, घर पे कोई ना कोई एक्सक्यूज देके हम कोशिश करते थे कि महीने में 1-2 बार रात को मतलब वहीं कॉलेज में रुकने का कोई मौका मिल जाए। फिर जब रुकते थे तो फिर सोते नहीं थे, रात को 11-11 बजे तक घूमते रहते थे। तो वो टाइम हम आज भी बड़ा मिस करते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा सर, आपने कहा कि आपने बीटेक एमटेक करने के बाद उसके बाद आपने लेक्चरशिप किया। सर, जब आदमी पढ़ाने की फील्ड में चला जाता है ना, तो थोड़ा सा उसको सीरियस होना पड़ता है, क्योंकि नया नया आप इंजीनियरिंग करके निकले हो, उसके बाद आप पढ़ाने लग गए हो, तो अपने अंदर के जो ख्वाब होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को ये दिखाना होता है कि नहीं, सीरियस होकर सब चीज़ें करनी है। तो सर, वो जो जवानी का टाइम था जिस वक्त आप पढ़ा भी रहे थे और आपकी जवानी भी साथ में चल रही थी, तो उसमें कोई ऐसे मोमेंट्स आपको लगे कि यार ये वाली चीज़ मैंने जल्दी कर दी थोड़ा प्रोफेसर बन के? एक तो आई थिंक मैं फंड्स की कमी की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया ज़्यादा। बीटेक के बाद मुझे पोज लेना पड़ा। इवन कि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो कोई एमबीए कर गया, कोई एमटेक कर गया, तो वो मेरे से जल्दी ग्रो कर गए। बट मेरी फैमिली वालों ने क्लियरली बोल दिया कि ये बीटेक ही हम करवा सकते हैं, इसके बाद जो भी आपने करना है वो आप कमाओ और उसमें से सेव करके पढ़ो। और उसी टाइम मुझे घर का खर्चा भी चलाना था, क्योंकि जितनी भी मेरी मदर की सारी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी मैंने बीटेक पे खर्च कर दी। यस, लेक्चरशिप एक हार्ड जॉब है, आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है स्टूडेंट्स की। मतलब अगर आप इतनी जल्दी लेक्चरशिप में चले जाते हो तो आप, बट एक फायदा जरूर होता है कि आप एक डिसिप्लिन, आपके अंदर डिसिप्लिन बहुत आ जाता है, क्योंकि टाइम पे लेक्चर को शुरू करना, टाइम पे ख़त्म करना, 50 बच्चों का हर जो सब्जेक्ट आप टीच कर रहे हो उसका रिकॉर्ड रखना। तो यस, आई मिस्ड मैनी थिंग्स, जो मुझे लगता है कि अगर मैं उस टाइम इस फील्ड में ना होता, किसी और फील्ड में होता, तो मैं एंजॉय कर लेता। बट फिर भी थोड़ा थोड़ा मौका बीच बीच में मिलता रहा, जैसे कॉलेज इवेंट्स हो गए या कोई एक्टिविटीज़ होगी, तो उसमें हमें थोड़ा सा अपना दोबारा टाइम जीने का मौका जरूर मिला, जब हमने मतलब उन एक्टिविटीज़ में बच्चों के साथ सेम ग्राउंड पे आके पार्टिसिपेट किया। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियली थोड़ा सा वो था, और आपने उस चक्कर में जल्दी जॉब करना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीज़ें मिस करी। और कहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में एक सिक्योर जॉब होना अपने आप में एक बहुत बड़ी इनायत होती है। लेकिन जब कोविड में 2020 में आपको झटका लगा, जब आपकी लगी लगाई एक सेटल जॉब गई, तो सर सबसे पहला रिएक्शन क्या रहा आपका, अपना, फैमिली का, या कितना सोशल प्रेशर आ गया? जैसे कि मैंने बताया कि मैंने जॉब जो है वो बीटेक के बाद ज्वाइन कर ली, तो साथ साथ मैंने एमटेक कर ली, तो मेरी सैलरी भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बट सडनली 2018 में, मुझे आज भी याद है कि 21 मार्च को मेरा बर्थडे होता है, तो 20 मार्च को हमें अपने कॉलेज की तरफ से मेल आई कि कल से कैंपस क्लोज हो रहा है, तो आपको जो है वो मार्च तक की सैलरी मिलेगी। उसके बाद जब आप कैंपस खुलेगा, जब कॉलेज खुलेगा, जब रूटीन में आएगा, तब जाके हम फिर आपको देखेंगे कि दोबारा बुलाना है कि नहीं बुलाना। मतलब आपको बर्थडे गिफ्ट बहुत अच्छा मिला? हाँ, मतलब रात को 8 बजे टीवी पे अनाउंस हो गया 20 मार्च को कि कल से लॉकडाउन है। तो बस वही, मतलब जो पिछली 10-12 साल की स्ट्रगल थी, जहाँ मतलब इतनी थोड़ी सी आरामदायक जिंदगी हुई थी, वहाँ आके फिर आपको वो पटकी मिल गई कि हाँ भाई अब क्या करें। अच्छा सर, फिर उसके बाद आपने सोचा कि अब मेरे को जॉब नहीं करनी है, मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है। तो सर ये जो हायर नेशन आपने खड़ा किया, ये सर दिमाग में थॉट कहाँ से आया? क्योंकि जब आपकी अपनी नौकरी गई होती है तो पहले तो इंसान अपनी नौकरी ढूंढ रहा होता है, और अगर आप ये सोचो कि नहीं मैं प्लेसमेंट्स करवाने की सोचूं, तो घर वाले सबसे पहले कहते हैं अपनी नौकरी है नहीं, तू दूसरा दी लवाएगा। तो ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ हो? सर ये भी बड़ा एक उस टाइम बहुत टफ टाइम रहा। जब मैंने जॉब छोड़ी तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। तो मेरा बिल्कुल भी दिमाग मतलब काम नहीं किया उस टाइम, बिल्कुल भी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। हो सकता है मतलब
एंजाइटी होने लगी, कभी कभी कोई रात को सोने के लिए दवाई लेनी पड़ी, क्योंकि मैं हमेशा फील्ड में रहा हूँ, मैं हमेशा लोगों से मिलता जुलता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैं प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की जॉब में आ गया था। तो मेरा काम ही यही था, लोगों से मिलना जुलना, उनको कॉलेज इनवाइट करना, प्लेसमेंट्स करवानी, इवेंट्स करवाना। बट जब ये सडनली एकदम स्टॉप हुआ तो मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि अब आगे का रास्ता क्या है। तो जैसे मैं एक दो फ्रेंड से फोन पे बात हुई तो उन्होंने बोला यार कॉलेज तो बहुत लेट खुलेंगे, कॉलेज सबसे बाद में खुलेंगे, तो अपना कोई कोडिंग वगैरह या कोई ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू कर दे। तो फिर आई थिंक 1 महीना हो गया फ्री बैठे बैठे, क्योंकि घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, किसी को मिल नहीं सकते थे। तो मैंने फिर धीरे धीरे सोचना शुरू किया कि अब मैं इस घर बैठे क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने 1-2 कंपनीज में अप्लाई किया टीचिंग के लिए, बट द थिंग इज कि उनका और मेरा जो सब्जेक्ट था वो मैच नहीं हुआ। मैं किसी और सब्जेक्ट में था, उनको कोई मैथ्स टीचर चाहिए था। तो धीरे धीरे फिर मैंने एक बार वैसे ही घर पे डिस्कस किया कि हाँ भाई मैं प्लेसमेंट्स बैकग्राउंड से हूँ, अगर मैं रिक्रूटमेंट कंपनी शुरू कर लूँ तो क्या रिस्पॉन्स होगा। तो मेरे घर वालों का पहला क्वेश्चन यही था, तेरी अपनी तो नौकरी चलेगी, तू दूसरों की कैसे लगवाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इस चीज ने मुझे भी बड़ा हिट किया, बट मैंने इसको थोड़ा सा चैलेंज लिया कि हाँ ठीक है, अगर मैं कॉलेज में बच्चों की प्लेसमेंट्स करवा सकता हूँ तो वाई नॉट मैं मतलब अपने लेवल पे क्यों नहीं करवा सकता। फिर मेरे मन में काफी डाउट्स थे, क्योंकि जब मैं जॉब में था, जब मैं रिक्रूटमेंट कंपनीज के बारे में सुनता था तो मैं बहुत कुछ, मेरे पास पॉजिटिव फीडबैक भी थे, नेगेटिव फीडबैक भी थे, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा डिसाइड किया कि चलो एक बार करके देखते हैं। तो मैंने फिर अपने किसी फ्रेंड को फोन किया, वो कॉलेज में मेरे साथ ग्राफिक डिजाइनर की जॉब करते थे। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि भैया ऐसे ऐसे मैंने एक नेम डिसाइड किया, मेरे को एक लोगो बना दो। तो उसने विदाउट कोई चार्ज किए उसने मेरा लोगो बना दिया। तो मैंने उस लोगो को जाके अपने सोशल मीडिया पे डाला कि मैं ये कंपनी शुरू कर रहा हूँ, अगर आपको मैन पावर चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट करो। तो जब मैंने सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट किया तो विद इन 3 आवर्स मेरे पास 3 मेरे फ्रेंड्स के ही मैसेज आ गए जो कंपनी ओनर्स भी थे, क्योंकि मैं नेटवर्किंग में तो स्ट्रांग था ही। तो उन्होंने बोला कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, तू देख ले तू कर सकता है कि नहीं। तो उसके बाद मैंने फिर वो उस रिक्वायरमेंट में काम किया, तो बाय गॉड्स ग्रेस मैंने उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया। फिर मुझे ये ना समझ आया कि यार जो मेरी टर्म एंड कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली पैसा तो लेट आना है, तब तक कैंडिडेट जॉब में रहेगा या नहीं, या वो छोड़ ना जाए या वो भाग ना जाए। तो दूसरा डाउट ये आया कि जब आज मैंने किसी को रिक्रूट करवा दिया, आज किसी की जॉब लगवा दी है, और अगर मैंने क्लाइंट को उसके लिए कोई इनवॉइस जनरेट किया, पता नहीं वो 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद क्लाइंट को याद भी होगा कि नहीं पेमेंट करनी है कि नहीं। तो बहुत सारे थॉट्स दिमाग में थे, बट द टाइम गोज ऑन। इनिशियली हमने 1-2 मंथ्स में 10 से 12 पोजीशंस क्लोज करी विद 3 गुड कंपनीज। तो बच्चे किसी ने जॉब नहीं छोड़ी। बाय गॉड्स ग्रेस कोविड का एक फायदा ये हो गया कि कोविड में जॉब्स बहुत कम थी, तो जिन बच्चों को मैंने प्लेस करवाया वो स्विच नहीं कर सकते थे, उनके पास स्विच करने के लिए और ज्यादा ऑप्शन नहीं थी। तो उन्होंने फिर वो किया, फिर मैंने बिल रेज किया। फिर मुझे लगा पता नहीं क्लाइंट कितने दिन में पेमेंट करते होंगे, मतलब धीरे धीरे फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी टाइट होती गई। तो मेरे जो फर्स्ट क्लाइंट थे उन्होंने जैसे ही मैंने इनवॉइस रेज किया शाम को पेमेंट डाल दी। तो मुझे फिर वहां से एक किक मिला कि हाँ इस बिजनेस में भी आप काम कर सकते हो, इस बिजनेस में भी मैं जम सकता हूँ। तो फिर उसके बाद तो फिर हमने पीछे देखा ही नहीं, और आज लगभग ऑन रिकॉर्ड हम 9,000 कैंडिडेट्स को ट्राई सिटी की 100 बेस्ट कंपनीज में प्लेस कर चुके हैं। अरे सुमित जी, आपकी जो कंपनी का नाम है हायर नेशन, ये बड़ा एक अच्छा और एक यूनिक नाम है, तो आपके दिमाग में हायर नेशन कैसे थॉट आया? सो वाइल डिसाइडिंग द नेम मैंने किसी को कंसल्ट किया था, तो उसकी कंपनी के नेम में नेशन था। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोल दिया कि ठीक है मेरा बिजनेस ये है और एंड में नेशन है, तो तू हायर नेशन कर ले। तो उन्होंने हायर नेशन बोला, हमने एज इट इज उसको उसी टाइम डिसाइड करके उसको हायर नेशन नेम दे दिया, और साथ की साथ ही फिर हमने उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज उसको ट्रेडमार्क उसको करवा लिया। अच्छा सर, एक ना जो
प्लेसमेंट्स कंपनीज हैं, उनके साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है कि जो कैंडिडेट होता है वो उसको ज़्यादातर कई बार इसलिए भी कांटेक्ट नहीं करता, उसको लगता है कि मेरी जो सैलरी आएगी सो उसमें से 10% या 15% तो कंसल्टेंट ही ले जाएगा, तो मेरे को क्या मिलेगा। और कंसल्टेंट ने क्योंकि प्लेस करवाया तो उसको भी पैसे चाहिए। तो आप सर पैसा कैंडिडेट से चार्ज करते हो या आप कंपनी से चार्ज करते हो? क्योंकि कई बार कंपनीज पैसा देने को तैयार नहीं होती, लेकिन कई जगह कुछ अच्छी कंपनीज होती हैं वो कहती है आपने हम अच्छा कैंडिडेट दिया तो हम आपको पे करेंगे, आप कैंडिडेट से कुछ मत चार्ज। तो आपका टर्म्स कैसे रहता है? सो ये भी एक बड़ा अच्छा लेसन है मेरे लिए, कि इनिशियली क्या होता था कि इनिशियली मुझे कंपनीज चाहिए होती थी, मतलब लाइक फर्स्ट 6 months हमने क्या किया कि हम कैंडिडेट से चार्ज करना हमने शुरू किया। कंपनीज की मर्जी होती थी कि कंपनीज हमें चार्ज, हम कंपनी को बोलते जरूर थे कि हम आपको चार्ज करेंगे, बट समटाइम उस टाइम काम की जरूरत होती थी तो हम ये भी करते थे कि अगर कोई कंपनी बहुत अच्छी है बट हमें वो पे नहीं करना चाहती तो हम कैंडिडेट से उसकी सैलरी का पार्ट ले लेते थे। बट लेटर और हमने ये देखा कि कैंडिडेट जैसे 1 महीने में जॉब छोड़ गया या कंपनी ने 1 महीने में निकाल दिया तो वो कैंडिडेट के एंड पे बहुत बड़ा लॉस है। तो फिर हमने स्टार्टिंग के विद इन 3-4 months ही डिसाइड कर लिया कि हमने कैंडिडेट से पैसे लेने ही नहीं है। तो आई थिंक आज 6 साल हो गए हैं, हमने वो फर्स्ट 3 months हो सकता है 2-4 कैंडिडेट से पैसे लिए हों, बट उसके बाद हमने अपनी वेबसाइट पे अपने सोशल मीडिया पे लिख दिया कि हम कैंडिडेट से पैसा नहीं लेते। उससे हमें ये फायदा होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ज़्यादा रहती हैं, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है और हम अपने क्लाइंट को एक अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं। राइट नाउ हम किसी भी ऐसे क्लाइंट को ऑन बोर्ड नहीं करते हैं जो हमें पे नहीं कर सकता। हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी एट हायर नेशन, वी डोंट चार्ज कैंडिडेट बिफोर और आफ्टर ज्वाइनिंग। राइट। अच्छा सर, इसमें ना आपके बारे में मार्केट में एक और अच्छी खबर भी है कि आप सिर्फ एक किसी का सीवी, सिर्फ ये सीवी है उस कैंडिडेट को चाहिए, आप एज इट इज फॉरवर्ड नहीं करते। आप इनिशियली एक आधा इंटरव्यू तो आप ही कर चुके हो, तो और यहाँ तक लोग कहते हैं कि जो सुमित जी से कैंडिडेट आता है बस हमने उसके साथ सैलरी नेगोशिएट करनी होती है, बाकी आधे काम तो सुमित जी कर चुके होते हैं। सर ये बात कितनी सच है? देखिए ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड है। राइट नाउ जैसे मैंने आपको बताया अभी 8-9 हज़ार कैंडिडेट प्लेस्ड हैं, तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि सीवी देख के हमें पता लग जाए। प्लस क्लाइंट के साथ हमारी 5-5, 6-6 साल की बॉन्डिंग है, तो हमें क्लाइंट के बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से पता है, क्लाइंट की चॉइस के बारे में पता है, उसको किस तरह का कैंडिडेट चाहिए, उसके ऑफिस का कल्चर कैसा है। तो जैसे सपोज हमें पता लग जाता है कैंडिडेट से, जब कैंडिडेट प्लेस हो जाता है तो वो हमें थैंक्स करता है, कई बार मतलब वो हमारे ऑफिस आके थैंक्स करने आता है, तो हमें पता लग जाता है। जैसे छोटी छोटी बातें हमें एक्सपीरियंस से पता लगती हैं कि कौन सा क्लाइंट किस डेट को सैलरी डालता है, कोई 7 को डालता है, कोई 3 को डालता है, कोई 4 को डालता है, कोई 5 को डालता है। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि कैंडिडेट का वहाँ क्या। और ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ज्वाइनिंग के कुछ टाइम बाद हम क्लाइंट से भी फीडबैक लेते हैं अबाउट द कैंडिडेट और कैंडिडेट से भी फीडबैक लेते हैं अबाउट द क्लाइंट। आप हमेशा मार्केट में आप जहां मर्जी जाओगे, क्लाइंट से कैंडिडेट का फीडबैक सब लोग लेते हैं, बट कैंडिडेट से क्लाइंट का फीडबैक मोस्ट ऑफ द लोग नहीं लेते, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता है कि अगर क्लाइंट ने कैंडिडेट के बारे में कुछ नेगेटिव फीडबैक दिया तो आपकी एक रेपुटेशन पे बात आ जाती है कि आपने कैसा कैंडिडेट प्लेस कराया। बट हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, हम क्लाइंट से फीडबैक कैंडिडेट का लेते ही लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा क्लाइंट को और अच्छे से जानने का मौका मिलता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्लाइंट हमें वर्बली नहीं बताता, बट समटाइम्स जब एक कैंडिडेट आके बोलता है कि यार मेरा एम्प्लॉयर बहुत अच्छा है, थैंक यू, तो उससे हमें पता लगता है कि उस कंपनी का कल्चर बहुत ही अच्छा है। तो उसके हिसाब से फिर हमें उनकी थोड़ी थोड़ी नेचर का पता लगने लग जाता है। तो हम फिर जब सीवी देखते हैं, सपोज किसी को ऑपरेशंस मैनेजर चाहिए, तो हमें ऑलरेडी पता है कि मेरे क्लाइंट के ऑफिस में क्या काम आता है और ऑपरेशंस मैनेजर का क्या वर्क रहेगा। तो उससे क्या है, सीवी शॉर्टलिस्ट करना इजी हो जाता है। फिर मैं या मेरी टीम में से कोई एक बंदा उस कैंडिडेट को फोन करके उसका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू ले लेता है, जिसमें हम बड़ी बेसिक सी चीजें पूछते हैं, जिससे क्लाइंट और हमारा टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है। वो 4 चीजें हम पूछते हैं। एक तो उसका एक्सपीरियंस, दूसरा उसको लोकेशन सूट करती है, जहाँ जिस जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है, जिस ऑफिस के लिए वो अप्लाई कर रहा है, उसकी लोकेशन उसके घर से कितनी दूर है। क्योंकि आजकल ट्राई सिटी में लोगों को बड़ा ये इशू रहता है कि जो जॉब हो वो नियर बाय हो। क्योंकि सपोज अगर आप 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके पास 2 व्हीलर नहीं है, आप रैपिडो से इधर उधर जा रहे हो, तो आपका खर्चा ही बहुत हो जाता है। तो हम पहले ही इंश्योर करते हैं कि लोकेशन आपसे कितनी दूर है, आप अप डाउन कर पाओगे कि नहीं, आपके पास 2 व्हीलर है या नहीं, आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा। तो ये कुछ और चीजें हैं, जैसे सैलरी एक्सपेक्टेशन हो गया कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है।
तो हमें पता है कि हमारा क्लाइंट जो है वो एनुअली इतना हाइक देता है, या हमारा क्लाइंट ने पहले ही बोल रखा है कि जो करंट सैलरी होगी मैं उससे 10 से 15% हाइक दूंगा। तो उसमें ये सब चीजें फिल्टर लगाने के बाद हमें ये पता लग जाता है कि सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग 10 रिज्यूम्स 10 कैंडिडेट्स, हम 1-2 लोगों को ही भेजते हैं, तो उनमें से 2 में से 1 या 3 में से 1 का सिलेक्शन हो जाता है। अरे सर, अब हम बात करना चाहेंगे इंडस्ट्री स्पेसिफिक। कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं वो ना इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं कि मेरे को इस इंडस्ट्री के लिए कैंडिडेट देना है क्योंकि मेरा इसमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो आप कुछ ऐसी इंडस्ट्री आपने कर रखी है कि मेरे को इस इंडस्ट्री के लिए कैंडिडेट चूज करने हैं, या आप जनरलाइज जो भी आ जाए आप सबको प्लेस करवा देते हो? नहीं, राइट नाउ हमने सब इंडस्ट्रीज को ओपन किया हुआ है, बट द थिंग इज कि ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है। सपोज अगर हमारे पास जो हमारे रेगुलर क्लाइंट्स हैं 70-80 जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है, अगर उनकी रेगुलर रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं तो हम फिर नई इंडस्ट्री को ऐड नहीं करते। अगर उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट कम है और हमें काम की और ज़रूरत है तो हम फिर नई इंडस्ट्री, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, हम उसको ऐड कर लेते हैं। अच्छा, एक सर इसमें और चीज़ रहती है कि जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनके पास ना डाटा बैंक बड़ा सॉलिड होता है कि उन्होंने लोगों के सीवीज इकट्ठे करके रखे होते हैं कि जैसी रिक्वायरमेंट आएगी हम वैसे बच्चा प्लेस कर देंगे। लेकिन आपके केस में हमने ये देखा है कि आप उल्टी गेम चलाते हो। जब आपके पास रिक्वायरमेंट आती है उस हिसाब से एडवर्टीजमेंट करते हो और उसके बाद आप कैंडिडेट लेते हो। तो सर डाटा बैंक ना बनाने का कारण क्या है? सो नॉर्मली क्या है कि जब भी आप रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में हो तो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो डेटा आपके पास फर्स्ट ईयर में था, आज वो डेटा खराब हो चुका है। ठीक है, मतलब वो कैंडिडेट्स आज की डेट में जॉब नहीं देख रहे, क्योंकि 5 साल में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स स्टेबल हो जाते हैं। सो इवन कि अगर आपने नंबर सेव किया हुआ है, आप कैंडिडेट को कॉल भी करते हो तो भी वो कैंडिडेट मतलब आपके पास नहीं आएगा, या उसने ही आपका नंबर डिलीट कर दिया। तो एक ये भी एक है। दूसरा ये है कि 5 साल में हर कोई अपना अपना फोन चेंज कर लेता है। आधे लोगों ने अपने नंबर चेंज कर लिए। तो बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिसमें हम देखते हैं, मतलब लोग अप्लाई करते हैं, आप कॉल करते हो तो वो कहते हैं मैंने तो अप्लाई किया ही नहीं, ये मेरा नंबर तो है ही नहीं। तो हमने कभी भी डेटाबेस क्रिएट नहीं किया। हम ज्यादा से ज्यादा ये करते हैं कि कैंडिडेट के प्रोफाइल के हिसाब से अगर उसने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, हम उसका नेम सेव कर लेते हैं, ताकि वो हम उसको सोशल मीडिया का लिंक भेज देते हैं कि फ्यूचर में आपको कोई भी जॉब चाहिए हो, आप इस सोशल मीडिया पे आप क्लिक कर सकते हैं। हमें फ्रेश कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करने में ज़्यादा अच्छा है कि हम बार बार सेम कैंडिडेट्स को बार बार इंटरव्यू कराएं। अगर एक कैंडिडेट हमारे पास बार बार जॉब अप्लाई चेंज करने के लिए आ रहा है तो ये हमारे लिए भी बड़ा टफ है कि हम एक ही कैंडिडेट का 3 बार इंटरव्यू करवा रहे हैं और वो एक जॉब छोड़ता है, दूसरी पकड़ लेता है, दूसरी छोड़ता है, तीसरी पकड़ लेता है। जबकि हमारा जो सारा हायर नेशन के पिलर्स ही यही है कि सर्विस और ट्रस्ट। ये हम सर्विस अच्छी देंगे तो क्लाइंट हम पे ट्रस्ट करेगा तो हमें काम मिलेगा। तो हमारा ये काम नहीं है कि अगर हमने आज किसी को रिक्रूटमेंट करवाया है तो हमारी टाइमलाइन से के अगले दिन ही छोड़ दे। हमें तो वो चाहिए कि किसी को हमने आज जॉब लगवाया है तो वो कम से कम 5-6 साल तो मेरे क्लाइंट के साथ काम करे। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो भी डाली थी कि मेरे क्लाइंट के साथ किसी ने 5 साल पूरे किए हैं, तो उसको वहाँ बहुत अच्छे से उसका सेलिब्रेशन वगैरह किया। उन्होंने हमें भी वीडियो मैसेज बना के भेजा। तो हमें इस तरह की अप्रिसिएशन चाहिए कि हम मार्केट में नाम ये बनाना चाहते हैं कि हम स्टेबल एम्प्लॉयज देना चाहते हैं, ना कि ये कि हाँ भाई हायर नेशन से प्लेस हुए कैंडिडेट तो 2-2 महीने में छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा सर, आपका जो काम है ना ये सारा नेटवर्किंग का काम है, क्योंकि आपको कैंडिडेट्स भी चाहिए मार्केट से और आपको कंपनीज भी चाहिए जिनको जॉब के लिए बच्चे चाहिए। अब इन सब के लिए आपको अपना नेटवर्क भी बिल्ड करना पड़ेगा। तो हमने सुना है कि आप नेटवर्क इवेंट्स में बहुत ज़्यादा जाते हो और एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है चंडीगढ़ में जो बहुत अच्छा नेटवर्किंग के ऊपर या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम कर रही है, आप उसके साथ भी जुड़े हैं। तो सर उसका एक्सपीरियंस कैसा है, या आपको लगता है कि नेटवर्किंग एक्चुअल में पे करती है? देखिए, नेटवर्किंग आपको जरूर पे करती है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन आप उसको कैसे यूज करते हो। अगर आप किसी भी नेटवर्क में हो, अगर आप उस नेटवर्क की एक्टिविटीज इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो आप 1 साल बाद भी स्ट्रेंजर हो, आप 2 साल बाद भी स्ट्रेंजर हो। जब तक आप नेटवर्क के अंदर नहीं जाओगे, अंदर जाने का एक ही तरीका है, आपके नेटवर्क में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है, आप उसको इग्नोर मत कीजिए। आप चाहे 10 मिनट दे सकते हैं, 15 मिनट दे सकते हैं, 20 मिनट दे सकते हैं, आपको उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो पार्टिसिपेट करने से क्या होता है कि अगर उस एक्टिविटी या उस इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसमें 20 लोगों की टीम है, एटलीस्ट उस नेटवर्क के 20 लोगों के आप क्लोज जा रहे हो।
20 लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो ये 100% श्योर है कि अगर आप 20 लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो तो 2 या 4 उनमें से आपको बिजनेस कन्वर्जन के लिए या तो वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस आपको पिच करेंगे बातों बातों में, या आप उनको करोगे। तो दिस इज क्रॉस कि आप उनके काम भी आ सकते हो, वो आपके काम भी आ सकते हैं, आप उनको बिजनेस दे सकते हो, वो आपको बिजनेस दे सकते हैं। तो मेरा मानना तो यही है, जब मैं कॉलेज में भी था मैं कंपनीज को कॉलेज लेके जाता था, अगर कंपनी में कोई इवेंट है और मुझे इनविटेशन आया हो मैं जाके जरूर अटेंड करता था, क्योंकि इससे एक आप कंपनी के साथ एक पर्सनल बॉन्ड बनाते हो। तो नेटवर्क की जो बोलते हैं ना, नेटवर्क इज नेटवर्थ, वो तभी है जब आप नेटवर्क के अंदर जाके आप उनकी एक्टिविटीज या उनके जो भी जिस तरह से भी उस नेटवर्क के लोगों को सपोर्ट कर सकते हो, मेंबर्स को सपोर्ट कर सकते हो। तो टाई भी ऐसे ही नॉर्मली क्या था कि मैं नेटवर्किंग करते करते किसी के ऑफिस में पहुंचा, कोई इवेंट था, उनके ऑफिस की कोई इनॉग्रेशन थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि सुमित जी आपकी नेटवर्किंग बड़ी स्ट्रांग है, मैं आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से मिलवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मिलवा दो। कहते यार ये फ्री नहीं है। तो मैंने कहा कोई डेमो वगैरह मिलता होगा? कहता डेमो भी नहीं है। तो मैं कहा कैसे होगा? कहता वंस यू टेक मेंबरशिप ओनली देन यू कैन पार्टिसिपेट। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तेरे पास क्रेडिट कार्ड है, बाय चांस उस टाइम हायर नेशन अच्छा ग्रो कर चुका था, क्रेडिट कार्ड भी था, ऑफिस भी था, तो मैंने क्रेडिट कार्ड निकाल के दिया, उन्होंने कुछ पेमेंट स्वाइप की, तो कहते जी आप नेटवर्क में इन हो गए। तो आई थिंक वो डे है 2018 और आज 2025 है, तो मैं आज भी उस नेटवर्क का हिस्सा हूँ। यस, नेटवर्क पेज यू बैक इफ यू पार्टिसिपेट, इफ यू solve the problem of others, if you try to get your place। आप अपनी जगह कैसे बनाते हो नेटवर्क में, ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। आप सिर्फ हेलो हाय तक रखना चाहते हो या आप उस नेटवर्क का एक पार्ट बनना चाहते हो। बहुत से लोग हैं हमारे साथ हैं जो नेटवर्किंग करते करते उस नेटवर्क की टॉप पोजीशंस पे भी पहुंच गए। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि नेटवर्क में अगर आप ढंग से काम करते हो तो आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। अभी पीछे हमने देखा कि बहुत अच्छे रेपुटेड यूट्यूबर हैं जिनको होस्ट करने का आपको इस प्लेटफॉर्म ने मौका दिया, और एक बड़े अच्छे होटल में आपने वो पूरा एक इवेंट होस्ट किया। तो सर वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आप इसकी मिसाल हो कि एक्चुअल में अगर नेटवर्क को यूज़ किया जाए तो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। सो यस, मैंने एक रिनोन यूट्यूबर का इंटरव्यू किया था। द थिंग इज कि वही बात है कि मैंने अपने नेटवर्क में, जैसे आपने बोला कि मैं टाई का पार्ट हूँ, तो टाई में मैंने जो भी इनकी यूट्यूबर का प्रोफाइल था वो शेयर किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ यस हम इसको बुला सकते हैं, आप कोऑर्डिनेट कीजिए। तो मुझे बड़ा पॉजिटिव सपोर्ट मिला प्रेसिडेंट सर की तरफ से। तो हमने उसको फिर यूट्यूबर को इनवाइट किया, उसका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट वहाँ पे रखा, और मुझे भी फर्स्ट टाइम मतलब ऑडियंस से स्टेज पे जाने का मौका मिला। आई ज्वाइंड इन 2018, तो आप देखो 2025 मतलब 6-7 साल की पार्टिसिपेशन के बाद वो एक दिन था जब लोग मेरे लिए बैठे थे, जब लोग हम दोनों को सुनने के लिए बैठे थे। तो मैं ऑडियंस से निकल के मेरी स्टेज पे फर्स्ट टाइम एंट्री हुई। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट नेटवर्क कि हाँ उनको पता है कि मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, उनको एक ट्रस्ट था कि जो हम कर रहे हैं सही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपको लगता है आप करो, आप ही उसको होस्ट करो, आप ही सवाल पूछो, आप ही सब कुछ करो। तो फर्स्ट टाइम मैंने स्क्रिप्ट लिखी, फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे गया, मैं नर्वस भी था, बट इट वाज बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे उस इवेंट के बाद। मतलब जिन लोगों तक मैं उस नेटवर्क पे नहीं भी पहुंच पाया, उन लोगों तक भी मेरी आवाज गई। अच्छा सर, अब हम बात करेंगे आज की डेट में ना मार्केट में बहुत सारा शोर मचा हुआ है कि जॉब्स खत्म होती जा रही हैं, एआई आ गया है, तो लोगों की जॉब्स लगभग जाने वाली हैं अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो। क्या एक्चुअल में सर ट्रेडिशनल जॉब्स खत्म हो जाएंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट में जॉब्स बहुत है, बट द थिंग इज कि जो कैंडिडेट है वो स्किल्ड नहीं है। कॉलेज से जब वो निकलता है तो मतलब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे आते हैं, बट दे आर नॉट गुड विद द कम्युनिकेशन स्किल्स। किसी के पास कंप्यूटर स्किल नहीं है, किसी को मतलब अब सपोज आप एक नॉर्मली हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो एक जॉब है या डाटा एंट्री ऑपरेटर की या MIS एग्जीक्यूटिव की, तो उसकी मेन रिक्वायरमेंट होती है कि डेटा को मैनेज करना। तो आप किसी कैंडिडेट का, अगर आपने कोई कैंडिडेट मान लो किसी ने बीटेक किया या एमटेक किया या किसी ने ग्रेजुएशन किया, उसके लिए अप्लाई करता है, तो इट्स नेचुरल की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी कि उसका डेटा मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, तो डेटा एक्सेल अच्छे से आना चाहिए।
तो अगर आप इतनी स्टडी करने के बाद भी अगर आप एक डेटा एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपके पास एक्सेल का स्किल नहीं है तो आपकी हायरिंग नहीं होगी, क्योंकि अब सिनेरियो काफी चेंज हो गया है। एक टाइम था, एक कंपनी एक कैंपस में जाती थी, वो एक टेस्ट लेती थी और जो टेस्ट क्लियर कर ले उन बच्चों को ले जाती थी, उन बच्चों को एक XYZ जगह पे ले जाकर ट्रेनिंग देती थी और अपने अकॉर्डिंगली ट्रेन कर लेती थी। डिस्पाइट कि आप बीटेक मैकेनिकल हो, डिस्पाइट आप सिविल से हो, तो वैसे हायरिंग चलती थी। बट नाउ पिछले 2-3 सालों में क्या हो गया कि स्किल्स, हर क्लाइंट जो भी हायरिंग कर रहा है उसके पास ट्रेन करने का टाइम नहीं है। वो टाइम गया कि लोग आपको हायर करेंगे, फिर 2-3 महीने ट्रेन करेंगे, फिर आपको काम पे देंगे। अब तो क्लाइंट चाहता है कि पहले से ही स्किल्ड हो, क्योंकि क्लाइंट के पास भी वैसा ही प्रेशर है, उसको भी टास्क कंप्लीट करके फटाफट अपना बिजनेस को आगे लेके जाना है। क्लाइंट अब उसका भी आगे क्लाइंट है, अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए उसको स्किल्ड स्टाफ चाहिए। सो हमारे पास सपोज जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं या एक जॉब पे किसी ने मतलब 50 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो यू विल बी शॉक्ड कि समटाइम्स हमें 50 में से एक भी CV शॉर्टलिस्ट नहीं करते हम। द रीजन इज क्लियर, एक तो लोग बिना देखे अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा उन्होंने ये भी चेक नहीं किया कि इस जॉब को करने के लिए मेरे अंदर क्या स्किल होना चाहिए, उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ा ही नहीं। तो इस वजह से फिर वो जो पोजीशन है वो खाली पड़ी हुई है और लोग वेट कर रहे हैं कि हम उनका इंटरव्यू कब करवाएंगे। क्योंकि इससे ना मेरे को मजाक की बात है, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर हम कंपनीज को पूछें, वो कहते हैं हमें जॉब्स के लिए कैंडिडेट नहीं मिलते, और कैंडिडेट से बात करें वो कहते हैं जी हमें जॉब्स नहीं मिलती। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि दोनों की प्रॉपर्ली बैंडविड्थ मैच नहीं कर रही, कि ऑर्गेनाइजेशन को जो चाहिए वो स्टूडेंट के पास सेट स्किल्स नहीं है, जो उसके पास सेट स्किल्स है उसके हिसाब से उसको जॉब पता ही नहीं है कि मेरे को मिलेगी कहाँ पे। सो नॉर्मली क्या है, आप ये देखिए, इट्स अ ब्रिज। इधर क्लाइंट खड़ा हुआ है, इधर जॉब सीकर है, इस ब्रिज के बीच में है हायर नेशन। तो हमारा काम क्या है, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को सुनना, कैंडिडेट के CV को पढ़ना और उसको मैच करना। अगर तो वो मैच हो गया, दैट ब्रिज इज कंप्लीट। अगर वो मैच नहीं होता तो फिर हम नेक्स्ट कैंडिडेट पे जाएंगे। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में वो ये है कि जो कैंडिडेट्स पास आउट हो रहे हैं वो स्किल्ड नहीं है। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर स्किल है तो आपको उस फील्ड में जॉब 110% मिलेगी। और यहाँ पे क्या है कि लोग स्किल सीखने की बजाय जॉब स्विचिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं कि ठीक है, अगर मुझे HR में जॉब नहीं मिल रही तो मैंने HR का काम किया हुआ तो मैं ऑपरेशंस में चला जाता हूँ, अगर मुझे ऑपरेशंस में नहीं मिल रही तो मैं सेल्स में चला जाता हूँ। मतलब हम इतने CVs देखते हैं, किसी ने 6 महीने बाद जॉब छोड़ दी, किसी ने 1 साल बाद जॉब छोड़ दी, किसी ने 1.5 साल बाद जॉब छोड़ दी। द प्रॉब्लम यही है कि कई बार तो एम्प्लॉयर आपको 2-4 महीने रख के सोचता है कि मैं इसको स्किल्ड कर लूंगा, बट तब भी आप नहीं रख पाते हो तो वो फिर आपको फायर कर देता है। जॉब्स की कमी नहीं है। अब बात आ गई AI की, वो एक अलग है। हम ही अपने बिजनेस में अगर हम AI का यूज नहीं करते तो हम दूसरों से काफी पीछे रह जाएंगे। AI आपके काम को जल्दी करने के लिए आपकी हेल्प कर रहा है, ना कि आपकी जॉब ले रहा है। अगर एक चीज आप सपोज आपने एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है, तो पहले क्या होता था, लोग लिखते थे, फिर उसकी ग्रामर चेक करते थे, फिर उसको पोस्ट करते थे। अब आज की डेट में सिंपल है, आप ChatGPT में जाते हो या आप किसी भी AI टूल को यूज करते हो, आप उसमें डालते हो कि ये इवेंट मैंने अटेंड किया, मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट बना दो, तो वो अगर आप एक सोशल मीडिया को मैनेज कर रहे हो वो कितना ईजी हो गया। बट किसी ने सोशल मीडिया मैनेजर को निकाला तो नहीं, क्योंकि अगर एज ए एम्प्लॉयर अगर आपके पास 50 एम्प्लॉई हैं, हर एक एम्प्लॉई का अलग अलग टास्क है। तो ऐसा नहीं है, AI को यूज करके आप अपनी जो स्किल्स है उसको और एडवांस कर रहे हो। आप एक रिज्यूमे में एक और चीज ऐड कर रहे हो कि मुझे AI यूज करना भी आता है, मुझे AI टूल्स का भी पता है। अब सर बात करेंगे जेनजी की। आज की जो जनरेशन है सारी जेनजी है, और लोग क्या है ये कह रहे हैं कि जेनजी को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जेनजी को ये लगता है क्योंकि उसके पास सोशल मीडिया बहुत अच्छा से हैंडल करते हैं तो उनको लगता है उनके पास प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन है। लेकिन एक्चुअल जब ग्राउंड पे जाते हैं तो उनको पता चलता है वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल में उनको उस इंफॉर्मेशन को कैसे ढंग से यूज करना है उनको आता ही नहीं है। तो जेनजी के बारे में आपका क्या कहना है कि रिक्रूटमेंट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जेनजी को रिक्रूट करने के लिए? जेनजी को रिक्रूट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मतलब वो इतने उनके अंदर आलस आ चुका है कि वो रिज्यूमे भी अपडेट नहीं करते। सपोज
एक जॉब आपने छोड़ दी तो या वो रिज्यूमे भी चैट जीपीटी से बनवाना चाहते हैं। रिज्यूमे चैट जीपीटी में बना दिया, ये ठीक है, बट चैट जीपीटी भी इंफॉर्मेशन लेके ही बनाता है ना। अगर आपने उसको बताया ही नहीं कि मैंने लास्ट जॉब छोड़ चुका हूं, तो उसमें वो करंटली वर्किंग ही आ रहा है। वो इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से आ रही है। ये आपकी ड्यूटी है कि आपने उस इंफॉर्मेशन को चेक करना है कि नहीं। सपोज आप एक कंपनी, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी कंपनी के बारे में सर्च कर रहे हो, आपने उसको चैट जीपीटी पे डाला, उसका कुछ आपको दिखा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, आपने अप्लाई कर दिया। बट एज अ जेन ज़ी आपको ये भी तो देखना चाहिए कि उस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। आपने तो सिर्फ क्या किया, जाके अप्लाई कर दिया। आपने ये नहीं देखा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपने ये नहीं देखा जॉब टाइमिंग्स क्या है, आपने ये नहीं देखा सैलरी रेंज क्या है। तो आज की डेट में जो हम सबसे बड़ा मतलब हमारे पास चैलेंज आ रहा है वो ये है कि जो कैंडिडेट है वो जॉब डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। मतलब जब हम उनसे पूछते हैं सैलरी एक्सपेक्टेशन, सपोज मेरे क्लाइंट का बजट 10 LP है, सैलरी एक्सपेक्टेशन 12 LP है, तो व्हेन आई वी आस्क कि भाई आपने अप्लाई क्यों किया अगर ये बजट आप एक्सीड कर रहा है? नहीं, मैंने तो ऐसे ही अप्लाई कर दिया, मेरे को तो सामने जॉब दिखी, मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने 50 जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया। तो अब वो जेन ज़ी में वो सीरियसनेस की कमी है। मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन को वही इन सब चीजों से, सोशल मीडिया के दूर होके बुक्स पढ़नी चाहिए, अपने अंदर कंटेंट को लाना चाहिए, क्योंकि वही आपकी अच्छे फ्रेंड्स हैं। सोशल मीडिया पे आप सारा टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हो अगर आप उस पर कुछ लर्न नहीं कर रहे हो। लर्निंग के लिए भी बहुत है, आप यूट्यूब पे कोई भी कोर्स सीख सकते हो, आप कोई कोडिंग सीख सकते हो, आप ग्राफिक्स सीख सकते हो, बट ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। अगर आपको उसको अच्छे से यूज नहीं कर रहे हो तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर हो रही है, जब आप मार्केट में निकलते हो वो वैसे ही परसेप्शन बन जाती है सामने वाले को लेकर। जैसे कहीं आपने पढ़ लिया कि वो कंपनी ऐसी नहीं वैसी है, आपके दिमाग में होगा कंपनी खराब है, जबकि आप कभी उस कंपनी में एंटर ही नहीं हुए, आपने उसका कभी कल्चर ही नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो सारा दिन मोबाइल्स पे व्यस्त है, सारा दिन। मतलब आप ये देखिए, बच्चों के पास इंटरव्यू देने का भी टाइम नहीं है। आप पूछोगे, वैसे तो अप्लाई करेंगे, अर्जेंट जॉब चाहिए, आप पूछोगे आज इंटरव्यू के लिए आ सकते हो? नहीं, आज तो मैं नहीं आ सकता, मैं कल आऊंगा। आपने कल फोन किया जी, नहीं आज तो मैं इधर चले गया उधर चले गया। बट एट द एंड जब हम पीछे जाके बैकग्राउंड में जाके देखते हैं तो वही है, वो आलस है बच्चों के अंदर, वो जॉब लेना ही नहीं चाहते। मोबाइलों ने उनको अपना इतना गुलाम बना लिया है कि उनको लगता ही नहीं है कि हम अनएम्प्लॉयड हैं। मतलब मोबाइल ने जो बच्चे हैं अनएम्प्लॉयड, उनको ये फील करने की पावर ही ले ली है कि उनको लगता ही नहीं हम बेरोजगार हैं, हमें उठ के कुछ करना चाहिए, हमें कुछ सीखना चाहिए। तो बस सारा दिन मोबाइल हाथ में है, वो स्क्रोलिंग चल रही है, खाना खाते हुए भी चल रही है, लंच करते हुए भी चलती है, रात को फिर देख देख के आंखें थक जाती है, नींद आ जाती है। मतलब आप ये देखिए कि अर्जेंट जॉब मांगने वाले भी 5-5 दिन इंटरव्यू के लिए नहीं आ रहे। जो कहते हैं, जो हाथ जोड़ते हैं कि हमारा किसी तरह से करवा दो, हमारा घर का गुजारा रुका हुआ है, बाद में वो गायब, वो फोन में बिजी है। अच्छा, किसी को बोल दो सुबह 9 बजे इंटरव्यू है, मैं तो नहीं इतना जल्दी उठ सकता। एक हमारा टाइम था 9 बजे अगर लेक्चर शुरू होना है तो 8:45 पे कॉलेज में हमने पहुंचना है और लेक्चर शुरू होने के 5 मिनट पहले क्लास के बाहर खड़ा हो जाना है, और जब लेक्चर ओवर हुआ तो दूसरे टीचर का वेट करके निकलना। ये नहीं कि दूसरा टीचर आया ही नहीं और आप क्लास से निकल गए। तो वो डिसिप्लिन आज की जनरेशन में मिसिंग है। ये बिल्कुल एक मिथ है, इंडिया में जॉब्स नहीं है, या चंडीगढ़ में जॉब्स नहीं है, दिल्ली में जॉब्स नहीं है। जॉब्स बहुत है, द प्रॉब्लम इज लेने वाले नहीं है। आज का जो बच्चा है या कैंडिडेट है वो जॉब लेना ही नहीं चाहता। वो तो ये चाहता है कि एम्प्लॉयर मेरे घर आए, मुझे बोले यार यू आर सिलेक्टेड, बिना इंटरव्यू के लिए आप प्लीज कल से आ जाना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली हमारे साथ क्या हुआ। तो एक कैंडिडेट ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, रिटेल स्टोर के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए। तो हमने नॉर्मली उसका CV चेक किया, तो उसको मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट हमारे पास भी एम्प्लॉयर ने बोल रखा था कि अगर कोई फ्रेशर भी हो हम उसको ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि हमारा स्टोर नहीं है। तो मैंने उसको टेलीफोनिक इंटरव्यू मैंने ही लिया, मैंने उसको फ़ोन किया, मैं कहा सर आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आप
क्या सीखा है आपने अभी तक? मतलब आपने रिज्यूमे में तो कुछ लिखा नहीं, इसमें तो लिखा हो मैंने क्रिकेट खेला है, मैंने ये खेला है, मैंने डांस किया है। तो मैंने कहा आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के बीच में किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया होगा, ये किया होगा। कहता सर हम तो लड़ाइयों में ही रह गए। फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, मैं कहा सर ग्रेजुएशन कंप्लीट है? कहता नहीं जी। मैं कहा इसमें तो आपने लिख दिया कि यू हैव पास्ड। कहता नहीं जी। चलो हम उससे आगे बढ़े। मैंने कहा जी आप क्या कर सकते हो स्टोर में? भाई एक रिटेल स्टोर है कपड़ों का, लाइक आपने XYZ ब्रांड्स में आपने विजिट किया होगा, एक रिटेल स्टोर है, आप उसमें सेल्स हम आपको सिखा दें, कर लोगे? कहते नहीं। तो मैंने कहा जी कुछ हेल्प कर पाओगे, कुछ कपड़ों को अरेंज करना या रैक्स में लगाना? कहते जी नहीं मैं तो नहीं कर सकता जी। तो मैंने उसको बोला कि आप क्या काम कर सकते हो? कहते जी कोई भी काम दे दो। मैंने कहा अभी तो आपसे पूछा भी आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो मैंने कहा आप ऐसा कर सकते हो कि बिलिंग कर सकते हो। कहता नहीं जी मुझे तो कंप्यूटर आता नहीं है। मैं कहा फिर आप क्या कर सकते हो? कहता जी कुछ नहीं कर सकता। तो दैट इज द मेंटालिटी। आप किसी को, आपके पास एक इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है, आप उसको क्या रिप्लाई कर रहे हो? आप उसको पर्सनल रीजंस दे रहे हो या आप उसको शो कर रहे हो कि मेरे में कोई भी स्किल नहीं है? सामने वाला सिखाने को भी तैयार है बट आप सीखने को रेडी नहीं। वो आपको 4 अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। अगर मैंने इंटरव्यू लिया तो कहने का मतलब ये है कि तुम सेल्स में जाना चाहते हो या तुम स्टाफ कोऑर्डिनेटर में आना चाहते हो या जो बिलिंग में आना चाहते हो। बस उसका किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। उसको क्या चाहिए? वही चीज, एम्प्लॉयर घर पे आए पैसा देके, बस हर महीने घर पे आके सैलरी दे जाए, आपको ऑफिस आने की जरूरत ना पड़े। तो ये मेंटालिटी से हम बड़े फेडअप हो जाते हैं। कई बार भी हम किस तरह के कैंडिडेट्स में फंस गए हैं, किस तरह से हम पोजीशंस को क्लोज करेंगे। तो एवरी टाइम मतलब हर मंथ हमारे पास 40 to 50 पोजीशंस आती हैं फ्रॉम डिफरेंट क्लाइंट्स। बट द थिंग इज कि हमें कैंडिडेट ढूंढना इतना मुश्किल होता जा रहा है डे बाय डे। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, लोग जॉब के लिए अप्लाई करके भूल जाते हैं कि मैंने अप्लाई किया है। इंटरव्यू का टाइम शेयर किया हुआ, लोग बोलते हैं मेरी आंख नहीं खुली। इंटरव्यू में पहुंच के एम्प्लॉयर बोलता है कि निक्कर पहन के या जीन्स पहन के बच्चा आया हुआ। और इंटरव्यू के जब शुरू होता है तो वो जाके कोई एम्प्लॉयर को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कोई ऐसा भी विश नहीं करता। वो ऐसे शो करता है कि वो इंटरव्यू देने आया है, वो एम्प्लॉयर पे एहसान किया उसने। अरे सर इसमें ना एक मिलती जुलती बात जो बड़ी देर से आपकी पूरी बातों से मेरे दिमाग में निकल रही थी। ये कह रहे हैं कि ऑफिस में ना आज का जो कल्चर है वो इनफॉर्मल कल्चर हो गया। आपको सर मैडम नहीं कहना है, आप मेरे को बाय नेम भी बोल सकते हो, ऐसा है। वो एक तरफ तो कंफर्ट देने की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि इसके इल इफेक्ट्स ये हो रहे हैं कि लोग ना काम को सीरियस नहीं ले रहे, लोग अपने बॉस को सीरियस नहीं लेते, या उनका जो सीनियर है उसकी इंस्ट्रक्शंस को पास ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि ऑफिस जाना मतलब जैसे हम कॉलेज में घूम के आते हैं वैसे हम एक पिकनिक की तरह जा रहे हैं और पिकनिक की तरह आ जाए। तो सर जो ये फॉर्मल कल्चर कंपनीज में से खत्म होता जा रहा है, आपको नहीं लगता कि कुछ हद तक ये भी इस चीज के लिए जिम्मेवार है कि बच्चे जॉब को सीरियसली लेते ही नहीं है? अगर आप 1-2 साल पीछे जाएं तो ये चीज बड़ी बूम में थी कि बॉस भी बोलता था कि मुझे नाम से बुलाना है, एम्प्लॉय मैनेजर भी बोलता था कि मुझे नाम से बुलाना है। कई कंपनीज में ये एक कल्चर है, बहुत हेल्दी कल्चर है। मतलब वहां पे ये होता था कि हर कोई एक दूसरे के साथ ओपन रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। कोई अगर किसी जूनियर को प्रॉब्लम आ रही है तो वो सीनियर के साथ ओपनली डिस्कस कर सके। बट राइट नाउ क्या हो रहा है कि देखो मेरे को सारी इंडस्ट्री का नहीं पता है, बट जिन क्लाइंट्स के साथ मैं डील करता हूँ मुझे नहीं पता उसके बाहर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बट स्टिल अगेन वो चीजें आ रही हैं। अब आप देखोगे हर कोई अपने एम्प्लॉयज को बोलता है कि मेरे लोगो वाली टी शर्ट पहनो। तो वो चीज जो खत्म हुई थी वो दोबारा से वहीं आ गई। पहले बोलते थे आप जीन्स पा के आओ, आप निक्कर पा के आओ, कुछ भी डाल के आओ चलेगा। बट अब कई कंपनीज ने क्या किया हुआ है कि आप वीक में 2 दिन हमारी टी शर्ट डाल के आओ, नीचे पैंट जो मर्जी डालो, शूज जो मर्जी डालो, ब्रांड की टी शर्ट डालो जो हमने प्रिंट करा के दी है। तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है, आपको वो बहुत हेल्प करती है, आपके ब्रांड की विजिबिलिटी को हेल्प करती है। अब ये ब्रांडिंग का पार्ट बन गया। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को कहीं बाहर कुछ करवाने, कोई एक्टिविटी के लिए लेके जा रहे हो, तो वहां पे वो आपकी कंपनी लोगो वाली टी शर्ट्स डाल के वो काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो लोग गुजर रहे हैं उनकी एकदम से आपके ऊपर अटेंशन जाती है कि हाँ ये कौन सी कंपनी है।
तो मुझे लगता है कि ये कल्चर सही है, एक ड्रेस कोड होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि अब ये चीज आज की डेट में तो नेसेसिटी बन गई है। हम भी कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारी प्रेफरेंस भी यही होती है कि हम अपनी टी शर्ट डाल के जाएं, और ये कल्चर फिर से दोबारा वापस आ रहा है ऑफिस में। किसी ऑफिस ने ये कर दिया कि आपने 3 दिन फॉर्मल्स डालना है, 1 दिन आप जीन्स में आ सकते हो, 2 दिन फिर वैसे करना है। किसी कंपनी ने बोल दिया कि आपको 2 दिन टाई लगानी है। आप देखोगे मार्केट में, आप जाओगे तो कई कंपनीज बोलती है 2 दिन टाई लगा के आना, कई कंपनीज बोलती हैं कि 2 दिन मेरी टी शर्ट डालनी है। और सेकंड, वो जो आपने पॉइंट पूछा नेम वाला, देखो नेम या सर अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देने वाली बात वो खत्म होती जा रही है। बेशक वो खत्म होती जा रही है, बट वो रिस्पेक्ट खत्म नहीं होनी चाहिए। सीनियर जूनियर में हमेशा डिफरेंस होता है, अदरवाइज आप एज ए जूनियर अपने सीनियर से कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने कैंडिडेट से सीखी हैं, मेरे से भी एज्ड कैंडिडेट है, मैंने उन कैंडिडेट की भी प्लेसमेंट करवाई है जो 40 प्लस है, 50 प्लस है। बहुत चीजें मैंने उनसे सीखी हैं, बहुत सी चीजें मैंने अपने क्लाइंट से सीखी हैं। अब आप देखो, मैं अपने क्लाइंट को डायरेक्ट बोलूं उनका नेम लेके, तो वो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर मेरे ऑफिस में भी कोई है वो रिस्पेक्ट से बुलाए, और मैं भी उसको प्यार से रिस्पेक्ट से जवाब दूं। नाम लेना ना लेना ये कंपनीज के कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे इसके पीछे की मिथोलॉजी या आप कहते हैं ना लॉजिक क्या है, मुझे समझ नहीं आता। बट ये है कि मेरे हिसाब से सीनियर जूनियर का एक जो बैलेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए, नहीं खत्म होना चाहिए उस चीज को, वो रहना चाहिए। और दूसरा सर ये भी है ना कि अगर आप अपने सीनियर को या अपने बॉस को अगर आप रिस्पेक्ट से बात करो तो वो आपको सिखाना थोड़ा ना छोड़ देगा। मेरे को ये लगता है कि आप सामने वाले से अगर इज्जत से बात करोगे, उसको थोड़ी रिस्पेक्ट दोगे, तो शायद वो आपको ज्यादा चीजें सिखाने में इंटरेस्टेड होता है, रादर देन आप उसको कैजुअली बोल दो, हाँ सुमित यार मेरे को बताइए कैसे हुआ। वो शायद आपको लगेगा यार ये बड़ा कैजुअली पूछा। अगर मैं पूछूं सुमित सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है प्लीज बता दीजिए, तो आपको लगेगा हाँ यार एक्चुअल में सीखना चाह रहा है। दोनों में फर्क बहुत है। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया कि कोई भी रिलेटिव घर में आता है, कोई भी आपसे बड़ा आता है तो उसके पैर छूने हैं। तो वन डे मैंने घर पे पूछ ही लिया भाई ये क्यों इतना जरूरी है। हम नमस्ते भी तो कर सकते हैं, हम हाथ भी जोड़ सकते हैं, हमें झुकना ही क्यों जरूरी है? क्योंकि आजकल तो आपको पता है पीठ दर्द की बड़ी समस्याएं चल पड़ी हैं। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे ये चीज सिखाई, फिर मेरे मदर ने सिखाई। आज मैं अपनी अगली पीढ़ी को बोलता हूँ जब भी कोई मेरा फ्रेंड आया आपने उसके पैर छूने, तो उसके पीछे मुझे एक लॉजिक बताया गया कि जब आप किसी को पैर छू के उसका आशीर्वाद लेते हो तो आप उसमें से उसका थोड़ा सा पार्ट ले लेते हो, चाहे वो उसकी नॉलेज है, चाहे वो उसका एक्सपीरियंस है। तो जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो दूसरे वाले का ना चाहते हुए दिल करता है कि वो आपको कुछ ना कुछ सिखाए, चाहे वो सीनियर है, चाहे वो बॉस है। आप हर बंदे से सीखते हो। अगर आपके ऑफिस में एक पियोन है जो आपकी एज से ऊपर है, आपको उससे भी रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए शाम इधर आ, ए राम इधर आ। उसको भी भैया कह के या उसको भी तमीज से बात करो, क्योंकि हर एक इंसान इस दुनिया में जो पैदा हुआ है, चाहे वो अमीर है गरीब है, वो रिस्पेक्ट का हकदार है। और रिस्पेक्ट जब तक है तब तक रिश्ते चलते हैं। जब आपकी रिस्पेक्ट आप खत्म करते हो, वो जो बीच की थिन लाइन है उसको निकालते हो, तो फिर आपकी जॉब भी जाती है और आपका बॉस भी नाराज होता है। फिर आगे आपको 2-2, 3-3 महीने फ्री बैठना पड़ता है। अच्छा सुमित जी, ये आपका है हायर नेशन का पोर्टफोलियो। हमने सुना है कि आप साथ में एक हॉलीडे नेशन करके भी एक कंपनी चलाते हो। मतलब आपका ये फंडा है कि हमने आपको नौकरी लगवाया, आप कमाओ और उस कमाने के बाद उसको एंजॉय करने के लिए भी हमारे पास आओ। तो सर ये हॉलीडे नेशन है, इसका विचार कैसे दिमाग में है? सो सेम कोविड में 2 इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई हैं। द वन इज स्कूल कॉलेजेस, द सेकंड इज ट्रैवल इंडस्ट्री। सारी फ्लाइट्स बंद हो गई, सब कुछ हो गया। तो सेम हैपेंड विद माय पार्टनर एज वेल। मेरे वाइफ एक बहुत रिप्यूटेड कंपनी में जॉब करते थे। शी इज इनटू ट्रैवल फ्रॉम लास्ट 15 years। सो उनको भी वही बोला गया कि जब ओपन होगा तभी सैलरी आएगी, भाई अब तक का आप हिसाब कर लो। तो ठीक है, वो उन्होंने भी यही सोचा। फिर हायर नेशन तो मैंने फाइनल कर ही रखा था। किसी ने जैसे आपको बताया बोला था कि आप नेशन कॉमन है, आप हायर कर लो, तो मैंने उसका उठा के हॉलीडे नेशन कर दिया।
तो उन्होंने भी अपनी जर्नी शुरू की, हम दोनों ने अपनी जर्नी में एक दूसरे को सपोर्ट किया। तो हायर नेशन एंड हॉलीडे नेशन अब ग्रो कर रही हैं। तो हॉलीडे नेशन बेसिकली इज अ ट्रैवल कंपनी जहाँ पे हम लोगों को टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स, पैकेजेस, हॉलीडे पैकेजेस, हनीमून पैकेजेस, ये सब सर्विसेज देते हैं। हम ग्रुप्स भी कर रहे हैं, हम पार्टीज भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट इवेंट्स भी कर रहे हैं, मतलब पैन इंडिया भी कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया भी कर रहे हैं। मतलब जो भी एक सर्विसेज ट्रैवल के लिए आपको जो भी एक सर्विस चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम टैक्सी, वीज़ा, वो सारी चीज़ें हम हॉलीडे नेशन में कर रहे हैं। एंड थैंकफुली हमें उसका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। अच्छा सुमित जी, अगर हम अपनी आज की बातचीत को पूरे को विराम देना चाहें, और इसमें जो शुरू में मैंने बात कही थी कि कई बार आपके ऊपर ऐसी मुसीबत आती है जो आपके लिए एक नया रास्ता खोल देती है, तो आप इस चीज़ को मानते हो कि डेस्टिनी काम करती है? क्योंकि अगर आपकी कोविड में जॉब नहीं गई होती और आपकी वाइफ की जॉब भी नहीं गई होती तो शायद आप एंटरप्रेन्योर दोनों नहीं बनते। डेफिनेटली, क्योंकि हम अपनी जॉब को बहुत एंजॉय कर रहे थे। जितने फंड्स हमें गुजारे के लिए चाहिए थे उससे ज़्यादा ही हमारे पास आ रहे थे, हम अच्छा अर्न कर रहे थे। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम अंबाला जैसे शहर से बाहर भी आएंगे। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब हम अपने बिजनेसेस शुरू किए तो हमें लगा कि हमें अंबाला से मूव होके चंडीगढ़ की पास आना चाहिए। तभी हमने 2018 में यहाँ पे अपना फ्लैट खरीद के हम यहाँ पे हम मूव ऑन किए। सो ये जर्नी बहुत ही टफ भी रही है, बट यस वी एंजॉयड। कोई भी हमेशा बोला भी गया है कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो कई दरवाजे खुलते हैं, बट आपको नॉक करते रहना है। वो कब खुलेगा ये आपको नहीं पता। हमारा जो खुला वो लगभग आप लगा लो कि 2009 से मैंने जॉब शुरू की और मैंने 2018 तक मैंने जॉब की है। तो इतना साल जॉब करने के बाद एक कोविड आया, तब जाके वो दरवाजे नहीं आए, जो क्योंकि खुलता दूसरा तभी है जब पहला बंद होता है। तो पहले 2 दरवाजे बंद हुए, हम दोनों ने अपना अपना खटखटाया तो 2 नए दरवाजे खुल गए। बस ये है कि बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, कभी भी लाइफ में रुकना नहीं है। चाहे आप किस भी तरह की सिचुएशन में हो, मूव ऑन, आगे आप चलते जाओ। जब आपने चलना बंद कर दिया रास्ता खत्म हो गया। ये जर्नी है, तो आप जैसे जैसे चलोगे आपको हर्डल्स भी आएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे, बट वो दोनों चीजें आप तभी देख सकते हो अगर आप चल रहे हो। अगर आप एक जगह पे हाथ जोड़ के बैठे हुए कि भगवान कुछ करेगा, तो वो भगवान नहीं करेगा। भगवान ने तो कर दिया, नए दरवाजे निकाल दिए, बट उस दरवाजे तक पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों ये थे सुमित जी। इनकी जर्नी से एक बात तो बहुत अच्छे से प्रूव होती है, और साथ में पुरानी एक कहावत है वो भी बिल्कुल चित्रार्थ होती है कि भगवान आपके लिए वही परीक्षा लिखता है जो लगता है कि आप पार कर पाओगे। तो जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये सोचना कि अब मेरे साथ इसके बाद और क्या अच्छा होने वाला है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज हम लेंगे आपसे विदा, और सुमित जी जैसे और एंटरप्रेन्योरिंग गेस्ट और इस तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए मंथन चैनल। मिलेंगे अगली बार किसी और गेस्ट के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक आज लेंगे हम आपसे विदा। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन। थैंक यू।